Welcome to this session. In this session, we will discuss about diversity and discrimination. Diversity is a part of our country, but there are some discriminations which happens here, which shows the inequality between the members of the society or the groups of the society. तो हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी जो है वो बहुत अधिक है, ठीक है, बहुधा है, अनेकता है हमारे यहाँ पे। और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी इसके बीच में हमें देखने को मिलता है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। तो हमारे यहाँ पर भेदभाव भी बहुत तरीके के मिलते हैं, अलग अलग कारणों से और अलग अलग आधारों पे जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन को समझने से पहले हम लोग डिफरेंस को समझते हैं कि डिफरेंस किसे कहते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। हर एक व्यक्ति जो होता है, हर एक सिंगल व्यक्ति जो होता है, उसके पास कुछ खासियत होती है, उसकी कुछ यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसकी एक अपनी अलग पहचान होती है। हर एक व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है। यह हमने पिछले सत्र में भी डिस्कस किया था। ये डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं? ये खाने के डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, रहने के तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, खाने के हो सकते हैं, कपड़े के हो सकते हैं, पहनावे के हो सकते हैं, भाषा लोग अलग बोल सकते हैं और लोगों की सोच अलग हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत तरीके की चीजें हैं जो अलग होंगी। लोगों का कलर अलग हो सकता है, लोगों का रहन सहन, खान पान, कपड़ा पहनावा, हर चीज जो है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है और इसे हम डिफरेंस के नाम से जानते हैं। अब ये जो डिफरेंसेस हैं, इन्हीं डिफरेंसेस के कारण एक सोसाइटी या फिर एक कंट्री जो है क्या बनती है? डाइवर्स बनती है, ठीक है। तो हमें जो ये डिफरेंसेस हैं इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर हम इन डिफरेंसेस का रेस्पेक्ट करेंगे तो ही हम अपने देश के डाइवर्सिटी को बचा के रख पाएंगे। अब इंडिया जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है। हमने पिछले भाग में भी पढ़ा था कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। तो इंडिया की डाइवर्सिटी जो हम देखते हैं वो इस स्टेटमेंट से हमें दिख जाती है। छोटा सा स्टेटमेंट है और इससे भारत की पूरी डाइवर्सिटी दिख जाती है। स्टेटमेंट क्या है कि देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। यानी कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कुल 8 जो है वो बड़े रिलीजन्स हैं, ठीक है। और इन 8 बड़े रिलीजन्स में से हमारे देश में आठों के आठों प्रैक्टिस की जाती है। और हमारा देश ऐसा शायद इकलौता देश है जहां पे कि आठों के आठों रिलीजन बड़ी सद्भावना के साथ फॉलो किए जाते हैं और सभी रिलीजन के लोग, सभी आठों धर्म के लोग एक दूसरे के साथ आराम से रह सकते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। हमारे देश में लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, जो छोटी बड़ी भाषाएं। पिछले सत्र में हमने भाषाओं को लेकर के भी जिक्र किया था। अब 1600 भाषाएं जो बोली जाती हैं वो लोगों के मदर टंग में होती है, यानी मातृभाषा। जो भी अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उन लोकल लैंग्वेज को अगर हम ऐड कर दें तो इंडिया में कितने लैंग्वेजेस हो जाएंगे? 1600। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। यहाँ तक कि जो डांस फॉर्म्स हैं, डांस के तरीके हैं, वो भी हमारे देश में 100 से ज्यादा हैं। तो 1600 भाषाएं बोली जा रही हैं, 100 से ज्यादा डांस फॉर्म है, यहाँ पे आठों के आठों बड़े रिलीजन्स माने जा रहे हैं। तो हमारा देश जो है इस तरीके से एक डाइवर्स कंट्री है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि ये डाइवर्सिटी सेलिब्रेट नहीं की जाती, बल्कि दो ग्रुप्स के बीच में नफरत पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी ये जो डिफरेंसेस हैं, जो हमारे अंदर भेद हैं, उसकी वजह से जो भेदभाव की भावना प्रकट कर दी जाती है, जिससे लड़ाइयां हो जाती हैं, जिससे नफरत पैदा हो जाते हैं, उससे क्या होता है कि डाइवर्सिटी जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो वही है, दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। अच्छा, इसका कारण क्या है? नफरत आसानी से कैसे फैला दी जाती है? तो जो लोग हमारी तरह दिखते हैं, जो लोग हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, जिनकी भाषाएं हमारी तरह होती हैं और जो हमारी तरह सोचते हैं, हम उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं। यानी कि हम एक विचारधारा के हैं और अगर कोई दूसरी विचारधारा का हमें मिल जाए तो हम क्या करते हैं कि उसको हराने की सोचने लगते हैं, उसको पीछे करने की सोचने लगते हैं। अगर कोई हमारी भाषा नहीं बोल रहा तो हम उसको विदेशी कहने लगेंगे। अगर कोई हमारे ग्रुप में नहीं बैठ पा रहा, उसको हमारी बातें नहीं समझ आ रही, तो हम उसको दरकिनार कर देते हैं और दरकिनार करने के साथ साथ उसके साथ जुल्म भी ढाना शुरू कर देते हैं कहीं कहीं पे। तो इससे क्या होती है? इससे हमारी डाइवर्सिटी जो है वो खराब होती है। अब एक और टर्म है, वो है प्रेजुडिस। तो हम लोग प्रेजुडिस किसे कहते हैं? तो प्रेजुडिस जो होता है, प्रेजुडिस में हम लोग जज करते हैं किसी को निगेटिवली, बहुत ही नकारात्मक तरीके से।
किसी को हमने देखा और उसको देखते ही जज कर दिया कि ये तो बुरा ही व्यक्ति होगा, या तो ये पढ़ाई में कमजोर होगा, इसका शरीर कमजोर है, ये मुझसे जीत नहीं पाएगा। तो जहां पर हम किसी को निगेटिवली यानी गलत भावना से जज करें या फिर उसको इंफीरियर की तरह देखें, अपने से नीचे की तरह, ये दो टर्म इंपॉर्टेंट है। हम जज कर रहे हैं किसी को, किस आधार पर जज कर रहे हैं? या तो निगेटिवली जज कर रहे हैं या तो फिर इंफीरियर की तरह देख रहे हैं उसको। हम लोग उसको इंफीरियर मान रहे हैं, हम उसको वो मान ही नहीं रहे कि वो हमारे जैसा हो सकता है, बिल्कुल हम उसे इंफीरियर मान रहे हैं। उसको जज भी कर रहे हैं, निगेटिवली जज कर रहे हैं और उसको इंफीरियर भी मान रहे हैं। अच्छा, ये जजमेंट जो है हम कैसे कर रहे हैं? अपने प्री इंफॉर्मेशन के कारण। हमसे किसी ने कुछ बोला और हमने मान लिया, और सर्टेन एटीट्यूड्स के कारण एंड ओपिनियंस अबाउट अदर, और फिर हम ऐसे ही ओपिनियन बना लेते हैं जो कि हमारी तरह नहीं दिखते उनके बारे में। तो जो भी व्यक्ति हमारी तरह नहीं दिखता है, हम उसके बारे में जब ओपिनियन बना लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रेजुडिस कहलाएगा। इसको अगर हम दूसरी भाषा में समझें तो कोई स्टूडेंट आता है हमारे स्कूल में या हमारी क्लास में, नया स्टूडेंट आता है, हमने उसको देखा, उसके कपड़े पुराने थे, तो हमने प्रेजुडिस बना लिया कि ये पढ़ने में तेज नहीं होगा, क्योंकि ये गरीब परिवार से है, इसके पास संसाधन नहीं है, ये पढ़ने में तेज हो ही नहीं सकता, ये पक्का फेल होगा। ये जो है एक तरीके का प्रेजुडिस है, क्योंकि हमारे दिमाग में बन चुका है कि अगर कोई कपड़े अच्छे नहीं पहनता या साफ कपड़े नहीं पहनता तो पढ़ने में तेज नहीं होगा। या फिर किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोई बच्चा आ जाए जो कि हिंदी में बात कर रहा हो, तो हम उसके लिए प्रेजुडिस बना देते हैं कि ये यहाँ सक्सीड नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से प्रेजुडिस बनता है। अच्छा, प्रेजुडिस के और भी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट ये है, जब हम किसी को निगेटिवली जज करें, किसी को हम नीचा दिखाएं अपने आप से, तो एक तरीके का प्रेजुडिस है। दिखाएं नहीं, सोचें। आगे बढ़ते हैं। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. यानी कि हमारे मन में जब ये भावना आ जाए कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं केवल यही तरीका सही है, तो फिर हम किसी और के तरीके को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि नहीं, ये सामने वाला तो ये पक्का गलत कर रहा है, और यहां पर भी प्रेजुडिस आ जाता है कि केवल हमें आता है और आपको नहीं आता। वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मेनी थिंग्स। हम लोग बहुत सारी चीजों को प्रेजुडिस कर सकते हैं। कैसे? पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, किसी के रिलीजियस बिलीफ का कि ये इस रिलीजन से है तो ये बुरा ही होगा। फिर कलर ऑफ द स्किन, स्किन कलर से, ये काला है, ये गोरा है, ये गरीब है, अमीर है, उस तरीके से। रीजन दे कम फ्रॉम, फिर रीजन पे भी हमारे मन में बहुत सारी धारणाएं बन जाती हैं कि अच्छा ये इस जगह से आ रहा है तो ये पक्का चोर होगा, अच्छा ये इस मोहल्ले का रहने वाला है तो पक्का गुंडा होगा, वहां तो पढ़ने लिखने वाले लोग रहते ही नहीं है। उसी प्रकार से हम एक्सेंट पे भी करते हैं। किसी का एक्सेंट अगर गांव का है, अच्छा ये तो गंवार है, इसे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। उसके बाद क्लोथ्स, यहां तक कि हम कपड़ों पर भी जज करने लग जाते हैं कि अच्छा इसने इस तरीके के कपड़े पहने हैं, ओहो हो ये तो पक्का बदमाश है, या ये हमारे साथ नहीं बैठ सकता, इसके कपड़े जो है हमारे लेवल के नहीं है। तो ये सब प्रेजुडिस है। और प्रेजुडिस का इतना ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाता है कि हम लोगों से दोस्ती भी नहीं करते हैं, हम दोस्ती करना छोड़ देते हैं जिनके बारे में हमारा प्रेजुडिस जो है बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा हो कि अच्छा ये तो लोग बुरे ही होते हैं, इस मोहल्ले के जो लड़के हैं वो बुरे ही होंगे, तो हम उनसे दोस्ती तक नहीं करेंगे, बात तक नहीं करेंगे। तो प्रेजुडिस जो है इतना ज्यादा डिफरेंस पैदा कर देता है। और इस प्रेजुडिस के कारण कभी कभी हम ऐसे एक्ट करते हैं कि सामने वाला हर्ट हो जाए, सामने वाले को बुरा भी लग जाता है हमारी बात का, हम इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रेजुडिस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं धारणा। जब हम धारणा बना ले किसी के बारे में और फिर उस धारणा को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी के कहने पे, किसी के द्वारा सुनने पे हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि ये आदमी बुरा है, ये हमारे साथ नहीं रह सकता, पर हमने उस आदमी से मिला ही नहीं, हमने मुलाकात की ही नहीं, हम मिले ही नहीं उससे, और पहले ही ये डिसीजन ले लिया कि नहीं नहीं ये तो इंसान गलत है या बुरा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रेजुडिसेस देखते हैं, कुछ धारणाएं देखते हैं हम, जो गांव के लोगों के लिए बनाई जाती है और कुछ शहर के लोगों के लिए बनाई जाती है। तो रूरल यानी कि गांव के लोगों के लिए ये प्रेजुडिस है कि लगभग 50% जो गांव के लोग हैं वो कहां हैं? 50% जो लोग हैं इंडिया के
वो कहाँ रहते हैं? वो गाँव में रहते हैं। पहली धारणा ये। दूसरी धारणा, पीपल इन विलेजेस डोंट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्या नहीं पसंद? गांव के लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं पसंद है, वो लोग पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 टू 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड। ये भी एक प्रेजुडिस हमारे मन में कि गांव में जब हार्वेस्टिंग का सीजन हो या फिर प्लॉइंग का सीजन हो या बीज लगाने का सीजन हो, फसल काटने का सीजन हो, तो सीजन में जो एक किसान है उसका पूरा का पूरा खानदान, पूरे का पूरा परिवार 12 से 14 घंटे खेतों में काम करता है। और विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। और जो गांव वाले लोग हैं वो जबरदस्ती फोर्स्ड टू माइग्रेट, शहर भेजा जाता है उनको पैसे कमाने के लिए, या फिर पैसों की तंगी के कारण वो जबरदस्ती शहर पहुंचते हैं। अब इसमें आप देखिए कि क्या इसमें गलत है। 50% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, चलिए ये तो ठीक है, क्योंकि हमारी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। पीपल इन विलेजेस डोंट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल गलत है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आता या करना चाहते नहीं, बिल्कुल गलत है। करना आता भी है, करते भी हैं, संसाधनों की कमी के कारण कभी कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो क्या गांव के लोग आज भी खत लिख रहे हैं? जी नहीं। आज गांव में मोबाइल फोन्स हैं, आज गांव में हार्वेस्टर्स हैं। हार्वेस्टर्स यानी वो मशीन जिससे कि खेती की जाती है। और गांव में क्या है? प्लॉइंग मशीन है, ट्रैक्टर्स हैं। तो इतने सारे जो है हमारे यहाँ पर मौजूद हैं चीजें। और उसके बाद लोगों के मन में फिर भी प्रेजुडिस बनाए कि नहीं नहीं, गांव के लोग तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूर ही रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक प्रेजुडिस है, ये एक धारणा है। उसी प्रकार पीक हार्वेस्टिंग प्लांटेशन सीजन में फैमिली जो है 12 से 14 घंटे काम करती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 12 से 14 घंटे काम करे और पूरा का पूरा परिवार काम करे। ये डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर जो वो काम कर रहा है। हो सकता है वो करता हो 12 से 14 घंटे, हो सकता है वो ना करता हो। ठीक है। तो ये भी प्रेजुडिस गलत है, यह धारणा बिल्कुल गलत है। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। इसमें जो है ये लाइन जो, दे आर दे माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, ये सही बात है। गांव के जो लोग हैं वो शहर जाते ही हैं काम की खोज में, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फोर्स टू माइग्रेट नहीं, वो फोर्स नहीं किए जाते। कमाने जाते हैं, पैसों की तंगी है, कमाने चले गए, लेकिन किसी समाज ने उनको फोर्स नहीं किया वहां जाने के लिए। उसी प्रकार अर्बन पीपल को लेकर के कुछ धारणाएं हैं, जैसे लाइफ इन द सिटी इज इजी, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। ठीक है। तो लोगों की यह धारणा है कि शहर के जो लोग हैं, लाइफ, सबसे पहले तो लाइफ क्या है? आसान है, इजी है शहर की लाइफ, बहुत आसानी से लोग रह रहे हैं। दूसरा, वहां के जो लोग हैं वो स्पॉइल्ड हैं और लेजी हैं, यानी आलसी हैं और बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद, इन सिटीज फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर, यानी शहर के जो परिवार के लोग हैं वो बहुत कम समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, वो बाहर बिताते हैं, फोन में बिताते हैं, आदि आदि। पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी एंड नॉट अबाउट पीपल, यानी कि ये लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार लिविंग इन द सिटी इज एक्सपेंसिव। एक और धारणा यह है कि शहर में जो रहना है वो बहुत महंगा है, शहर महंगा है। और अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, और जो एक बड़ा हिस्सा है वो रेंट और ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए धारणा कैसे है। क्या शहर की जिंदगी आसान होती है? बिल्कुल नहीं। शहर में अपनी दिक्कतें होती हैं, तो आसान तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोग स्पॉइल्ड और लेजी हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग होंगे, वो कुछ लोग गांव में भी मिल सकते हैं। यहाँ के लोग भी मेहनती हैं, मेहनत करके पैसे कमाते हैं। द सिटीज फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम, गलत है। वो डिपेंड करता है, कुछ लोग हैं जो आजकल कम समय बिता रहे हैं परिवार के साथ, फोन में, सोशल मीडिया पे ज्यादा समय बिता रहे हैं, पर सबके लिए लागू नहीं होता। आज भी कई लोग हैं जो रात का खाना साथ बैठ के खाते होंगे। पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी, ये भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव। हाँ, महंगा तो है, पर इतना भी नहीं है कि आप नहीं रह सके। और रेंट और ट्रांसपोर्ट पे सबसे ज्यादा खर्च होता है। हो सकता है रेंट और ट्रांसपोर्ट पे खर्च, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेंट और ट्रांसपोर्ट पे ही खर्च हो रहा है। आप अगर संभाल के चलेंगे तो उतना नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है शहरों में अवेलेबल है। तो ये हुआ हमारा प्रेजुडिस, जिसको हम लोग धारणा कहते हैं। अब हमारा अगला टर्म आता है जो है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप हम लोग किसे कहते हैं? स्टीरियोटाइप को हिंदी में हम कहते हैं कल्पना। ठीक है।
तो स्टीरियोटाइप को हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे? स्टीरियोटाइप को लिखेंगे हम लोग हिंदी में कल्पना। प्रेजुडिस में धारणा था, जिसमें हम सोच को एक्वायर कर रहे थे किसी और से, और मन में हम बना रहे थे। किसके लिए बना रहे थे? उस व्यक्ति के लिए जिसे हम जानते नहीं है, जिसे हम पहली बार देख रहे हैं, और उसके रिलीजन को लेकर के, उसके ग्रुप को लेकर के, वो जहां से आता है उसको लेकर के, या फिर उसके कपड़े को लेकर के हमने अपने मन में कुछ धारणाएं बनाई, और उन धारणाओं को हम प्रेजुडिस कहते हैं। ठीक है, हमारे मन में कुछ सोच है कि अच्छा ये तो ऐसा होगा, और वो सोच कैसे है? पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, कि उसके बारे में हमने बुरा सोचा कि अच्छा ये इंसान बुरा होगा, या तो उसको हमने इंफीरियर सोचा, इंफीरियर यानी खुद से नीचे सोचा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टीरियोटाइप की। अच्छा, कल्पना जो है, जो प्रेजुडिस था, वो एक अनजान व्यक्ति के लिए था, जिसे पहली बार देख रहे हैं, लेकिन उसके रिलीजन के बारे में हमने कुछ सुन रखा है, उसके कास्ट के बारे में कुछ सुन रखा है, उसके परिवार के बारे में कुछ सुन रखा है, उसके लोकेलिटी के बारे में कुछ सुन रखा है। स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि हम उन लोगों के बारे में कल्पना कर लेते हैं जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे साथ हैं, और इस कल्पना के कारण हम उनको एक इमेज में फिक्स कर देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप हम किसे कहते हैं? व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, जब हम लोगों को किसी एक चित्र में प्रस्तुत करें, किसी एक धारा में ही समझें। जैसे कि हम मान लें कि टीचर जो होता है वो हमेशा सीरियस ही रहेगा, तो अगर कोई टीचर मजाक कर दे तो आप उसके बारे में बुरा मान जाओगे, ये कैसा टीचर है, तो मजाक कर रहा है। तो ये जो है एक स्टीरियोटाइप है। फिर हम लड़कियों के लिए बना लेते हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर पाएंगी, इसके लिए तो लड़कों को ही बुलाना पड़ेगा। ये एक तरीके का स्टीरियोटाइप है, क्योंकि हमारे मन में कल्पना बना दी गई है कि लड़कियां जो होती हैं वो कमजोर होती हैं, तुम मानो, और उसके कारण जो है हम उनको जो है उनके अधिकारों से दूर कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स में। स्टीरियोटाइप क्या क्या करता है? स्टीरियोटाइप क्या होता है वो हमने जाना, कि जब हम किसी के बारे में एक फिक्स इमेज बना लें कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, या इस ग्रुप के लोग ऐसे ही होंगे, और ये व्यक्ति हमारे आसपास में होंगे, हम रैंडम नहीं बनाएंगे। जैसे प्रेजुडिस हम लोग अनजान लोगों के लिए बना रहे थे, ये जानने वाले लोग होंगे। ठीक है, हालांकि ये बनेगा पूरे ग्रुप के लिए, पर अप्लाई कहां होगा? अपने जानने वालों पे। जैसे, और क्या क्या इसके नुकसान है? ये रोक देता है, इट स्टॉप अस, किस चीज से? फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल, यानी कि हर एक इंसान को एक यूनिक इंडिविजुअल की तरह देखना। ठीक है, ये हमें रोकता है उससे। यूनिक इंडिविजुअल यानी कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने में खास है, उसके पास कुछ ना कुछ है जो अलग है बिल्कुल दूसरों से। ठीक है, पर स्टीरियोटाइप हमें ये रोक देता है करने से, क्योंकि हम उसको एक धारा में डाल देते हैं कि अच्छा ये तो ऐसे ही होगा, और उसके जो अपने स्पेशल क्वालिटीज हैं, या फिर उसके जो अपने स्पेशल स्किल्स हैं, जो कि बाकी लोगों से अलग हैं, हम उनको भी इग्नोर कर देते हैं। कि एक स्किलफुल आदमी है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर दिए क्योंकि हमारे मन में उसके लिए एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है। ठीक है, स्टीरियोटाइप क्या करता है? एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक एक सोच में, एक धारा में बांध देता है, एक पैटर्न या फिर एक टाइप में, कि ये पूरा ग्रुप जो है ये इस तरीके से ही बिहेव करना चाहिए, लड़कियां जो होंगी वो कमजोर ही होंगी, इस तरीके का जब बनेगा, या फिर इस धर्म से जो व्यक्ति आ रहा है वो इस तरीके से उसको हमारे सामने झुकना पड़ेगा, इस तरीके से हमारे सामने पेश होना पड़ेगा। ये एक तरीके का जो है स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप हमें अफेक्ट करता है, सबको अफेक्ट करता है, ऑल ऑफ अस। क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंट करता है, किस चीज से प्रिवेंट करता है? हमें कुछ करने से प्रिवेंट कर देता है जो कि हम अच्छा करते हैं, हमें वो काम करने से प्रिवेंट कर देता है जो कि हम बाकियों से ज्यादा अच्छा कर सकते थे। ये होता है स्टीरियोटाइप, तुम नहीं कर सकते वाला जो सोच है। जैसे एक एग्जांपल यहां पर दिया है कि दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर। ये जो स्टेटमेंट है ये हमें बार बार सुनने को मिलता है कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़के जो है वो बाहर के काम कर सकते हैं, लड़कियां घर के बाहर के काम नहीं कर सकती। तो लड़के जो है वही रक्षा कर सकते हैं लड़कियों की, लड़कियां खुद से अपना रक्षा नहीं कर सकती। ये जो स्टेटमेंट है कि लड़के इस तरीके से होते हैं, लड़के इस तरीके से बिहेव करते हैं, और लड़कियां इस तरीके की होती हैं और लड़कियां इस तरीके से बिहेव करती हैं, ये स्टेटमेंट हमें हमेशा सुनाई देता है। और ये स्टेटमेंट हम इतना ज्यादा सुन लेते हैं, इतना ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं कि हम इसको सही मान लेते हैं, और सही मान के इसी तरफ से हम बिहेव करने लगते हैं। जैसे एक लड़के को रोना आ रहा है पर वो रोएगा नहीं, चाहे उसको कितनी परेशानी हो जाए, और वो घुटता रहेगा,
क्योंकि समाज ने एक स्टीरियोटाइप बना दिया है, एक कल्पना कर दी है कि लड़के जो हैं वो कभी रोएंगे नहीं। उसी तरीके से एक लड़की जो है वो कई सारे ऐसे काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है वो काम करने से जो कि शायद वो लड़कों से ज्यादा अच्छा कर पाती। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि एक और स्टीरियोटाइप हम लोग कैसे बनाते हैं। दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन और सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल एंड डम। तो हम लोग एक धारणा बना लेते हैं कि अच्छा ये इस कंट्री से आया है, ये स्टिंगी होगा, ये फला कंट्री से आया है, ये तो लेजी होगा, ये क्रिमिनल होगा, ये डम्ब होगा। हम लोग ये रिलीजन के आधार पर ही बना देते हैं कि अच्छा तुम फला रिलीजन से हो, उस धर्म से हो, तब तो ये पक्का क्रिमिनल होगा। अच्छा उस धर्म से हो, उस धर्म के तो सारे लोग ही बुद्धू होते हैं। तो इस तरीके का जब हम एक धारणा, एक कल्पना कर लें, तो उस कल्पना को हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टीरियोटाइप। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे दो टर्म है, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को हम समझते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप। अभी हमने क्या देखा कि प्रेजुडिस जो था वो धारणा थी, और स्टीरियोटाइप क्या था, कल्पना था। लेकिन ये दोनों जब एक्टिव हो जाएं और इनको हम कहीं पे इंप्लीमेंट कर दें, एक्ट कर दें, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वहां पे क्रिएट हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। समझे? यानी कि ये दोनों जो है, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, ये क्या है, ये केवल और केवल एक सोच है जो हमारे दिमाग में पैदा होता है कि किसी के लिए हमने प्रेजुडिस बना दिया, किसी के लिए हमने स्टीरियोटाइप बना दिया। पर अगर जैसे ही इसको लागू कर दें हम समाज पे, वैसे ही ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देगा, यानी कि भेदभाव क्रिएट कर देगा दो लोगों के बीच में। यानी लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के वैसे होते हैं, हमारे दिमाग में है तब तक कोई दिक्कत नहीं, हालांकि वो स्टीरियोटाइप ही है। पर जैसे ही ये स्टीरियोटाइप हमने एक्ट कर दिया या फिर इंप्लीमेंट कर दिया रियल लाइफ में, तो वो क्या क्रिएट कर देगा, वो डिस्क्रिमिनेशन कर देगा। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन हम करते क्यों है, या इसके करने से क्या होता है, टू पुट अदर पीपल डाउन। डिस्क्रिमिनेशन से हम दूसरे लोगों को नीचे दबाते हैं। स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड टेकिंग अप जॉब्स, यानी कि हम उनको कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से रोक लेते हैं अपने प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप के कारण कि नहीं नहीं ये काम नहीं कर सकता ना, बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ हम उनको जॉब से में भी रोक देते हैं कि अच्छा तुम फला जाति से हो, तुम ये जॉब कर ही नहीं सकते, तुम फला धर्म से हो, तुम ये जॉब नहीं कर सकते, तुम काले हो, तुम ये जॉब नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये काम कोई और करेगा। स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन अ सर्टेन नेबरहुड, हम लोग उनको किसी एक इलाके में रहने तक नहीं देते हैं, उनको भगा देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, तो उसको हम लोग शहर के बीच में नहीं आने देते। ये एक तरीके की इनइक्वालिटी है, ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। हम दलितों को, एक समय पे ऐसा था कि दलितों को अनटचेबल्स कहा जाता था और उनको कोई छूता तक नहीं था। ठीक है, ये भी एक तरीके का प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप का कारण था। आज भी हालांकि अनटचेबिलिटी जो है वो एक लॉ बन चुका है, वो एक कानूनी जुर्म हो चुका है, और अनटचेबिलिटी जो करेगा, यानी छुआछूत पे भेदभाव जो करेगा, उसको जेल हो सकती है। पर आज भी दलितों का जो स्थिति है वो पूरी तरह से सुधरा नहीं है, दलित आज भी उतने ही परेशान है और उतने ही दबे हुए हैं। इट प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंडपंप। अभी बताया कि जो अनटचेबल्स थे उनको हैंडपंप और कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया जाता था, जहां से गांव के बाकी लोग लेकर जाया करते थे। नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप और ग्लासेस। यहां तक कि ये आज भी देखने को मिलता है कि जब कोई नीच जाति, सो कॉल्ड नीच जाति, जाति कुछ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, पर जो हमारे समाज में बना हुआ है नीच जाति का कॉन्सेप्ट, उससे आने वाले लोगों को घर में जो है एक ही प्याले में चाय तक नहीं परोसी जाती है, चाय तक नसीब नहीं होती उनको, उनके चाय के लिए अलग से ले आया जाता है प्याली, अलग से ले आया जाता है ग्लास चाय और पानी के लिए। और इसी डिस्क्रिमिनेशन के कारण हम लोग वैल्यू करना भूल जाते हैं दूसरे के कल्चर्स को। जबकि अभी हमने पिछले ही सत्र में देखा था कि जो ये डाइवर्सिटी ये कैसे पैदा हुआ है, ये हिस्ट्री के कल्चरल मिक्सेस के कारण पैदा हुआ है, और आज हम उसी हिस्ट्री को, आज हम उसी कल्चरल मिक्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल पे एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं, जितने भी बुक्स हैं, क्लास 5th से लेकर क्लास 12 तक, उन सब के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये सॉल्यूशंस
हमारे ट्यूटर्स के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसान भाषा में पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप यूट्यूब पे जाएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और वहां पर प्लेलिस्ट में जा करके और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट को देखें। थैंक यू। तो अब स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, मुसलमान महिलाओं को लेकर के एक स्टीरियोटाइप है कि मुसलमान महिलाएं जो है वो पढ़ने नहीं जाती, मुसलमान जो है अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीके का स्टीरियोटाइप है, जबकि फैक्ट ये है कि वो इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि वो गरीबी में है। गरीबी के कारण जो गरीब हैं वो अपने बच्चियों को नहीं पढ़ा पाते हैं, वो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते और कम उम्र में उनकी विवाह कर देते हैं। लेकिन स्टीरियोटाइप क्या बन गया कि एक मुसलमान जो है वो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाता है और उनकी बहुत ही कम उम्र में शादी कर देता है। अब आते हैं ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी कि किन किन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो सबसे पहले काम के आधार पर हमने देखा था कि काम के आधार पर डाइवर्सिटी होती है, तो जहां जहां डाइवर्सिटी है वहां वहां डिस्क्रिमिनेशन है। तो जो काम के आधार पर हम काम क्यों करते हैं? लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए हम काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। लेकिन कुछ काम जो है जैसे टीचिंग हो गया, कारपेंट्री हो गई, पॉटरी हो गई, वीविंग हो गई, फिशिंग हो गई, फार्मिंग हो गई, इनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है। ये व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, ये अच्छे जॉब माने जाते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज भी होते हैं। लेकिन बाकी की जो एक्टिविटीज हैं जैसे क्लीनिंग, साफ सफाई करना, वॉशिंग, कटिंग हेयर, बाल काटना जो बार्बर करता है, या पिकिंग गार्बेज, कूड़े उठाना, ये सारे कामों को कम वैल्यू दिया जाता है, लेस वैल्यू, इनको इंफीरियर माना जाता है। तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। भाई काम तो काम होता है ना, चाहे वो हम कर रहे हो या आप कर रहे हो। आप ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे क्योंकि आपके पास स्किल है, कोई कम पैसे कमा रहा होगा क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है, लेकिन वो काम तो वो भी कर रहा और काम की इज्जत होनी चाहिए। लेकिन यहां नहीं होता, यहां होता है काम के आधार पर भेदभाव। कुछ काम जो है वो बेहतर माने जाते हैं और कुछ काम जो है न्यूनतम माने जाते हैं। अब जो लोग हैं जो कि इस तरीके का काम करते हैं, किस तरीके का, क्लीनिंग का, वॉशिंग का, बाल काटने का और गार्बेज उठाने का, इनको हम लोग डर्टी या फिर इम्प्योर की तरह देखते हैं। ये लोग गंदे हैं, इनसे दूर रहो। ये कूड़ा उठा रहा है, इससे दूर रहो। ये गंदा है, ये अछूत है, ये इम्प्योर है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है हमारे समाज में। द कास्ट सिस्टम और सॉर्ट ऑफ लैडर स्ट्रक्चर मेजर रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन का हमारे देश में जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? वो है कास्ट सिस्टम, यानी जाति व्यवस्था। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था कैसा है? वो एक लैडर सिस्टम का है, जिसमें एक जाति जो है वो दूसरे के ऊपर आती है, दूसरी जाति जो है वो पहले के नीचे आती है, यानी एक दूसरे के नीचे ऊपर ये देखने को मिलता है। तो हमारे रिलीजन में अगर हम देखें, चार मुख्य जो हमारे पास वो हैं डिवीजन है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्राज। ठीक है, ये कास्ट सिस्टम। इसके बाद फिर इसके अंदर सब कास्ट होते हैं। ब्राह्मण में भी कुछ ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से ऊपर माने जाते हैं, कुछ नीचे माने जाते हैं। क्षत्रियज में भी फिर ये डिवीजन आ जाता है, वैश्याज में भी ये डिवीजन आता है। यहां तो कि यहां तक जो अनटचेबल्स है, जो शूद्राज है, जिनको सारे राइट से दूर रखा गया है, उनके अंदर भी एक भावना है एक दूसरे से ऊपर और नीचे की। वो भी एक दूसरे को अपने से ऊपर और अपने से नीचे मानते हैं। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम जो है हमारे देश का सबसे बड़ा कारण है। यहां तक कि ये जो वर्क के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसमें भी कास्ट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये जो वॉशिंग, क्लीनिंग, कटिंग हेयर और पिकिंग गार्बेज वाले काम है, ये छोटी जाति के लोग करेंगे, ये शूद्राज जाति के लोग करेंगे। तो इस तरीके की भी धारणा बना ली जाती है। उसके बाद है दलित अनटचेबल्स, यानी दलितों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको अनटचेबल्स कहा जाता है। ठीक है, ये लोग लोअर कास्ट के होते हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के। ठीक है, और ये लोग अपने आप को दलित बुलाते हैं। ये अनटचेबल्स क्लास है, शूद्राज की क्लास है। उसके बाद है दलित शोज हाउ सोशल प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। अब दलित शब्द जो है, दलित शब्द का अर्थ होता है ब्रोकन। ठीक है, तो ये जो ब्रोकन शब्द इस्तेमाल करते हैं ये लोग अपने आप को दर्शाने के लिए, वो इसलिए करते हैं ताकि ये दिखा सकें कि सालों से जो है इनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है,
और सालों से जो ऊपर जाति के लोग हैं उन्होंने इनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। अब हम लोग देख लेते हैं स्टोरी ऑफ भीमराव अम्बेडकर, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो है कैसे हो रहा है वो हम भीमराव अम्बेडकर जी के कहानी से देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जो थे वो हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, ठीक है। इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्होंने ही लिखा। कल ही हमने चर्चा की थी, यानी पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है और ये क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे देश में लगाता है। तो इसके जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया, दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए, शूद्रास के अपलिफ्टमेंट के लिए, अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि ये खुद उस जाति से आते थे, ये खुद उस कैटेगरी से आते थे। इसके अलावा जो है महिलाओं के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है। इनको हम ज्यादातर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और दलितों के लिए जो काम किया इन्होंने उसकी वजह से पहचानते हैं, पर फैक्ट यह है कि इन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत काम किए हैं और महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। भीमराव अम्बेडकर के साथ एक फैक्ट ये था कि अपने जाति के सबसे पहले लॉयर थे जिन्होंने अपना पूरा का पूरा कॉलेज एजुकेशन जो है वो कंप्लीट किया था। तो ये पहले व्यक्ति थे अपने जाति के जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन पूरी तरह से कंप्लीट किया था, और पढ़ाई करने के बाद फिर ये नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में लग जाते हैं, जहां पे कि फिर ये देश की आजादी के साथ साथ देश के अंदर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए बहुत सारे आंदोलन करते हैं, मंदिर प्रवेश से लेकर के हरिजनों को बराबर के राइट्स दिलाने की। हालांकि बाद में इन्होंने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि अपनी जाति को ये बेहतर स्टेज पे नहीं लेकर के आ पाए थे। तो हम लोग कहानी पे एक नजर डालते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी जो हैं 1901 में, 1901 का साल रहा होगा जब वो केवल 9 साल के थे, अपने पिताजी से मिलने कहाँ जाते हैं? वो कोरेगांव जाते हैं। अपने पिताजी से मिलने कहाँ जाते हैं? कोरेगांव। कोरेगांव में, जो कि अब महाराष्ट्र में है, कोई उनको पिक करने नहीं आता है, कोई स्टेशन पर उनको लेने नहीं आता है, ना पिताजी आते हैं ना पिताजी के नौकर आते हैं। हालांकि ये अपने कजन्स के साथ थे और अपने भाइयों के साथ थे, और इनके पास ना कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे थे इन्होंने, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी नहीं थी। ये नीच जाति से जरूर आते थे पर पैसों के हिसाब से ये लोग ठीक ठाक स्टेज पे थे, तो इनको देख के कोई कह नहीं सकता था कि ये लोअर कास्ट के हैं। तो वहां पे जब ये लोग काफी देर तक खड़े रहे और कोई आया नहीं लेने के लिए, तो स्टेशन मास्टर आता है और इनके बारे में इनसे पूछता है। जो जैसे ही स्टेशन मास्टर जो है, पहले वो तो सिंपैथी लेके आता है कि बच्चे हैं, भूखे होंगे, धूप में खड़े हैं, इनको कहीं ले चल के बिठा दो। पर जैसे ही भीमराव अम्बेडकर जी उसको बताते हैं कि वो किस जाति से आते हैं, तो उसके बाद जो है स्टेशन मास्टर थोड़ा सा संकोची हो जाता है और वो वहां से चला जाता है, ठीक है। उसके अंदर एक बहुत बदलाव आता है, ऐसा बदलाव आता है कि वो कुछ बोलता नहीं और चुपचाप वहां से चला जाता है। भीमराव अम्बेडकर जो थे वो कौन सी जाति के थे? वो मेहर जाति के थे, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने अपना टाइटल बताया कि मैं मेहर हूं, तो जो स्टेशन मास्टर है वो उनको छोड़ के चला जाता है। ये लोग रिक्शे वाले के पास जाते हैं, तांगा वाले के पास जाते हैं कि ले चलो, कोई ले जाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि ये लोग नीच जाति के हैं। हालांकि उनके पास पैसे थे और वो जो किराया था उससे ज्यादा पैसे देने को भी तैयार थे, पर फिर भी कोई उनको ले जाने को तैयार नहीं था वहां पे। अब स्टेशन मास्टर जो है दोबारा लौटता है और वो मदद करने की कोशिश जरूर करता है, पर वो अभी भी थोड़ा थोड़ा हेजिटेशन में होता है, ठीक है। वो खुल के मदद नहीं कर पाता उनकी। देन सिंपल, जो एक इतना आसान टास्क था उन बच्चों के लिए जिनको कि एक कार्ट में बैठना था और बैठ करके किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना था, पर वो भी तब जब उनके पास पैसे थे और वो लोग एक्स्ट्रा पैसा देने को भी तैयार थे, तब भी जो है कोई तांगे वाला उनको लेकर के घर जाने को तैयार नहीं होता है। तो इस तरीके से वो अपने बचपन की एक कहानी हमारे साथ शेयर करते हैं अम्बेडकर जी, और बताते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पे हुआ और किस तरीके से हुआ और किस लेवल पे हुआ। उसके बाद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट इट आल्सो डिनाइज देम एज द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर्स। तो जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, कास्ट बेस्ड सिस्टम जो है ये केवल लिमिटेड नहीं होता, ठीक है, और साथ ही साथ ये दलितों का जो है वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी छीन लेता है।
यानी कि पैसा तो आप छोड़ ही दीजिए, पैसा तो वो कमा ही नहीं रहे, लेकिन सोशली जो उनकी रिस्पेक्ट है और सोशली जो उनकी डिग्निटी है वो भी उनसे छीन लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा खत्म, क्या खत्म हो गया, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, यानी कि जो समानता है, इक्वालिटी है, उसके लिए जद्दोजहद करना, उसको हम कहते हैं स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, लड़ाई करना, जबरदस्ती करना कि मेरा ये हक है और मुझे मिलना चाहिए। तो ये कहां कहां देखने को मिला हमें? तो the struggle for freedom from British rule also included within it struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। तो जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे और गांधी जी के आह्वान पे हर जाति के लोग उसमें जुड़ जाते हैं, तो एक तो वो लड़ाई ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे, दूसरी लड़ाई जो है वो अपने देश के लोगों से लड़ रहे थे कि हमें जो है बराबर का हिस्सा दे दो, हमें अधिकारों में बराबर का हिस्सा दे दो, हमें बराबर का अधिकार दे दो। उसके बाद दलित विमेन ट्राइबल पेजेंट फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइफ। तो जो दलित थे, जो महिलाएं थी, जो ट्राइबल्स थे और जो पीजेंट थे यानी व्यापारी, वो इस इनइक्वालिटीज को एक्सपीरियंस करते हैं अपने जीवन में और उससे लड़ते हैं। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर आवर लीडर व्हेन इंडिया बिकम अ नेशन इन 1947। जब 47 में देश आजाद हुआ तो जो हमारे यंग इंडिया के लीडर्स थे उनके दिमाग में बात बहुत अच्छे तरीके से बैठी हुई थी कि ये जो इनइक्वालिटी है ये मैटर ऑफ कंसर्न है और ये दिक्कतें पैदा कर सकता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय व्हिच द नेशन वुड फंक्शन। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है जो कि एक किताब है, एक डॉक्यूमेंट है जो सारे रूल्स बताता है हमें, जिससे कि एक नेशन जो है वो फंक्शन कर सके, एक राष्ट्र जो है, एक राज्य जो है वो फंक्शन कर सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने फंड दिए हैं? इसलिए माफ कीजिएगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया और उसमें फिर अलग अलग लेवल पे अलग अलग पावर दिए गए, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर और फिर हमारा जो पार्लियामेंट्री पावर है। तो अलग अलग पावर दे करके एक डॉक्यूमेंट में सारे रूल्स और रेगुलेशंस को बनाया गया जिससे कि एक नेशन को चलाया जा सके। Those who wrote it were aware of the ways in which discrimination has been practiced in our society। यानी कि जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिख रहे थे, जिसमें सबसे ऊपर कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये लोग बहुत अच्छे से वाकिफ थे, ये अवेयर थे कि समाज में डिस्क्रिमिनेशन कैसा और किस आधार पर हो रहा है, ठीक है, कि हमारे समाज में किस तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है और हम किस तरीके से इसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे कुछ पॉइंट जो स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी के हैं। कुछ और पॉइंट भी देख लेते हैं। मेनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अंबेडकर हैज आल्सो फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द डे। अब जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनमें से कुछ जो थे उन्होंने क्या किया? दलितों के अगेंस्ट लड़ाई की, जैसे भीमराव अंबेडकर, उन्होंने दलितों के लिए लड़ाई की। और भी कुछ नेता थे जिन्होंने महिलाओं के लिए लड़ाई की। तो ये लोग ब्रिटिशर्स से तो लड़ ही रहे थे, साथ ही साथ अपने देश में मौजूद कुरीतियों से भी लड़ाई कर रहे थे। सो दिस लीडर्स सेट आउट अ विजन, इन्होंने एक विजन बनाया, एक गोल बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में, टू इंश्योर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वेर कंसिडर्ड इक्वल। तो इन्होंने क्या विजन और गोल बनाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये सबको इक्वल ट्रीट करेगा, कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है, कोई जेंडर बायस नहीं होगा। This equality of all person is seen as a key that value that unites us all as Indians। तो ये जो इक्वालिटी है हर एक व्यक्ति की, ठीक है, यही हमारे इंडियंस को जोड़ करके रखती है। फिर एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, सबके पास इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन यहाँ पर कितना ही अवेलेबल हो पा रहा है, कहां पर कितना अवेलेबल हो पा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज बीन लीगली एबोलिश्ड बाय द लॉ। तो अनटचेबिलिटी जो है वो एक क्राइम माना गया है, उसको एक क्राइम की तरह देखा गया और कानून बना करके उसको बिल्कुल एबोलिश करने का फायदा ले लिया कर लिया गया। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। यानी कि अब जो किसान हैं या फिर जो लोग हैं वो किसी भी तरीके का काम करना चूज कर सकते हैं, उनके पास कोई प्रेशर नहीं है कि तुम्हें यही काम करना है। फिर गवर्नमेंट जॉब्स आर ऑफन ओपन टू ऑल पीपल। जो सरकारी काम है, जो सरकारी नौकरी है, वो सबके लिए खुली होती है, हर साल वैकेंसी आती है। In addition, the Constitution also placed responsibility on the government
to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है केवल कानून लिखा नहीं उसने, बल्कि कानून लिखते के साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि जो गवर्नमेंट होगी, जो सरकार होगी, वो राइट टू इक्वालिटी और पुअर और जो दूसरे छोटे मार्जिनल्स हैं उन सब तक ये चीज पहुंचाएगी। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। यानी जब हमको इक्वालिटी पैदा करना है, ठीक है, तो इक्वालिटी पैदा करने के लिए हमें डाइवर्सिटी का जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी धारणाओं को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई इस तरीके का फेक मैसेज देख करके बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। They felt that people must have the freedom to follow their religion. उनका यह भी मानना था कि लोगों के पास छूट होनी चाहिए कि वो कौन सा धर्म चुनना चाहते हैं, ठीक है, कौन सी भाषा चुनना चाहते हैं, कौन सी भाषा बोलना चाहते हैं, कौन सी भाषा लिखना चाहते हैं, ठीक। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। और जो भी फेस्टिवल्स आएंगे या जो भी एक्सप्रेसेस आएंगे उसमें खुद को पूरी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि वो लोग अलग तरीके का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो लोग अलग तरीके से चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये सब कुछ फ्रीली होना चाहिए। They said that no language, religion or festival should become a compulsory for all. यानी कोई एक भाषा या फिर कोई एक रिलीजन यानी धर्म या फिर कोई एक जो त्योहार है वो सबके लिए यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। लोग अपने अपने धर्म और अपने अपने बिलीफ के आधार पे जो है चीजों को सेलिब्रेट करते रहे। They said that government must treat all religious equally. यानी उनका मानना यह था कि जो सरकार है वो हर एक जो देश के आए हुए रिलीजन्स हैं उनको इक्वली वैल्यू दे, ठीक है। देयरफॉर इंडिया बिकम ए सेक्युलर कंट्री। इसी कारण जो है भारत हमारा सेक्युलर कंट्री बनता है, क्योंकि यहां पे वैल्यू जो है बहुत अब रखे गए हैं। उसके बाद है वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड faiths have freedom to exercise and follow their religion without any fear of discrimination. तो जो एक सेक्युलर कंट्री बनता है कैसे बनता है, क्योंकि एक तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है जो कि अलग अलग रिलीजन से हैं, ठीक, वहां पे फेथ बन चुका है और जो फ्रीडम का फेथ है वो भी कैसे अचीव होगा, वो पूजा करके अचीव होगा, ऐसा यहां पर बताया गया है। ठीक है, मूविंग फर्दर वी हैव डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसके अब हम किस भाग में आते हैं, निष्कर्ष वाले भाग में आते हैं, कंक्लूजन वाले भाग में आते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, दोज दिस आइडियल्स आर इंश्राइन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइडिया जो है वो जरूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं, पर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन टुडे, आज भी जो है भेदभाव जो है वो बहुत यहां तक भरा हुआ रह रहा है, ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग व्हिच विल हैपन ऑटोमेटिकली। यानी इक्वालिटी जो है, जो एकता है, वो एक ऐसा वैल्यू है जो कि हमको लगातार उसके लिए स्ट्राइव करना पड़ेगा, लगातार उससे जुड़े रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको लंबे समय तक रखना चाहते हैं, ठीक है। People's struggles and positive actions by the government are necessary to make their reality for all human, all Indians. यानी कि लोगों की जो धरनाएं होती हैं, जो स्ट्रगल्स होते हैं और पॉजिटिव एक्शन जो गवर्नमेंट लेती है वो जरूरी है, लेकिन ये जो इलाका है पूरा इंडियंस का, वहां पर अननेसेसरी चीजें भी हो रही हैं, ठीक है। दो दिस आइडियल्स आर इंसरिंग, ठीक, ये हो गया हमारा। तो आज के सत्र में हमने इतना ही जाना, जिसमें हमने क्या क्या जाना, डिस्क्रिमिनेशन जाना, डाइवर्सिटी जाना, डिफरेंस जाना, उसके अलावा हमने बजट के बारे में जाना, रेवेन्यू रिसिप्ट जानी, कैपिटल रिसिप्ट जानी, रेवेन्यू कन्वर्सन समझा, और उसी के साथ साथ बाकी चीजें भी हमने इसमें देखी। तो आज के लिए इतना ही। अगले सत्र में हम लोग जो है दोबारा मिलेंगे कुछ नए विषय के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।